नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में लगातार बड़ी खबरें आ रही है। पिछले 24 घंटे से वहां घमासान बना हुआ है। जेडीयू की बैठक हुई है, आरजेडी की बैठक हुई है। जेडीयू ने बताया जा रहा है कि खबर आ रही है कि सरकार से भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। आरजेडी जो है वो लगातार बैठक कर रही है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो जो फैसला करेंगे वो फैसला सबको मान्य होगा। सांसद और विधायक इस बैठक में शामिल थे, तो इस पर चर्चा लगातार हो रही थी। आरजेडी ने अपनी बैठक की है, उसमें तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो फैसला ले कि क्या आगे का कदम उठाना है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो शाम 4 बजे जो राज्यपाल हैं बिहार के, उनके साथ मुलाकात करेंगे। बिहार से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें आ रही है। हम देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज फिर से लगातार मिल रही है कि बिहार में फिर बनेगी चाचा भतीजे की सरकार। चाचा भतीजे यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनने की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। बिहार में सियासी हलचल तेज हो रही है, बढ़ती जा रही है लगातार। और वहां पर राबड़ी आवास पर, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की बैठक हुई है। उस बैठक में जो नेतृत्व का फैसला तेजस्वी को सौंपा गया है कि तेजस्वी यादव जो फैसला करेंगे उसे मान्य होगा। उधर दूसरी तरफ जेडीयू सांसदों और विधायकों की बैठक भी खत्म हो गई है और उसमें भी पार्टी ने नीतीश का हर फैसला मानने को तैयार होने की बात कही है कि लगातार वो बात हो रही है कि जब नीतीश कुमार जो अगला कदम उठाएंगे उस फैसले को पार्टी मानेगी। इस बैठक में विधायक और सांसद जेडीयू के शामिल थे। खबर है कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलकर अपना आगे का जो कदम है वो बताएंगे कि क्या करना वो चाहते हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच लगातार जो चर्चा चल रही है, बैठकों का दौर वहां पर चल रहा है, बैठकें वहां पर चल रही है। आप खबर देख रहे हैं कि नीतीश का हर फैसला मानने का निर्णय किया है जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने, और कहा है कि बिहार में फिर बनेगी चाचा भतीजे की सरकार। आपको याद हो कि 2015 में भी बीजेपी के साथ उन्होंने लड़ा था इलेक्शन, लेकिन आरजेडी और जेडीयू की सरकार वहां पर बनी थी जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2017 में वो गठबंधन टूट गया और बीजेपी के साथ सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। इस बार 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन और सरकार बनाई जिसमें जेडीयू के पास कम सीटें थी। उसके बाद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया नीतीश कुमार को और वो सरकार को बने अभी करीब 2 साल होने को है और ये गठबंधन टूट गया है, ऐसी खबर आ रही है। जेडीयू ने फैसला किया अपने विधायक दल की बैठक में, जिसमें विधायक और सांसद दोनों ही मौजूद थे पार्टी की बैठक, उसमें ये फैसला किया गया। इसके बाद जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। राबड़ी देवी के आवास पर जो बैठक हुई आरजेडी की, उसमें कुछ और सहयोगी दलों ने भी हिस्सा लिया था और आरजेडी ने यह फैसला किया कि जो तेजस्वी यादव फैसला करेंगे उसे मानेंगे। यानी आरजेडी ने तेजस्वी यादव को और जेडीयू ने नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो जो भी फैसला करेगा उसे पार्टी मानेगी। बिहार में इस सियासी हलचल के बीच लालू यादव को लेकर खबर आ रही है कि लालू यादव की बेटियों ने जो ट्वीट किया है, दोनों बेटियों ने ट्वीट किया है, रोहिणी और राजलक्ष्मी ने ट्वीट किया है। वो देखते हैं कि क्या ट्वीट किया है। रोहिणी जो लालू यादव की बेटी है, उन्होंने लिखा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। ये लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। लालटेनधारी मतलब आरजेडी के सरकार वहां पर बनने वाली है। राजलक्ष्मी लालू यादव की दूसरी बेटी है, उन्होंने भी अपना ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मत डरो अंधियारे से अब भोर होने वाला है, सुन रहे हो गर्जन कोई शेर आने वाला है, डोल रहा पूरा बिहार है, सत्ता हिलने वाला है, सुनो समय की आहट, बिहार को तेजस्वी मिलने वाला है, तेजस्वी भव बिहार। ये राजलक्ष्मी लालू यादव की दूसरी बेटी है, उन्होंने ट्वीट किया है। मतलब आरजेडी में इस बात का कंफर्मेशन हो रहा है, जोश हो रहा है कि वहां पर अब फिर से तेजस्वी यादव आने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। यदि हम इसको देखें कि अभी क्या स्थिति है वहाँ पर पार्टी पोजीशन बिहार में, जो मौजूदा सरकार है, जब तक ये सरकार नहीं गिरती है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बीजेपी के 77 एमएलए हैं, जेडीयू के 45, हम के 4 और कुल मिलाकर 126 एमएलए के साथ ये सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। 122 का
बहुमत वहां पर जरूरी है। अब अगर जेडीयू बीजेपी से अलग हो जाती है, जिसके 77 है, तो बीजेपी के जेडीयू के पास 45 और हम के 4 कुल मिलाकर 49 एमएलए रह जाएंगे अगर जेडीयू से बीजेपी अलग हो जाती है। अकेले नीतीश कुमार के पास फिलहाल 49 होंगे। जेडीयू के साथ अगर बाकी दल आ जाते हैं, जिसमें आरजेडी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके पास 79 है, जेडीयू के 45 हैं, कांग्रेस के 19 हैं, 19 है, लेफ्ट के 16 हैं, हम के 4 और कुल मिलाकर 163 होते हैं। अभी हमको फैसला करना है, लेकिन 159 है और वैसे हमको मिला ले तो 163 का जो है बहुमत उनके पास हो जाता है। जो बहुमत का आंकड़ा 122 है उससे काफ़ी ज़्यादा है और जो मौजूदा सरकार है उसके बहुमत से भी ज़्यादा है, क्योंकि मौजूदा बहुमत 126 का है बीजेपी और जेडीयू की सरकार में। लेकिन जब ये चला जाएगा तो नया संभावना जो है वो है कि कुल 163 एमएलए हो सकते हैं इनके पास, इस सरकार के पास उनका समर्थन हो सकता है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस पहुंचकर हमारे सहयोगी संजीव राय ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। देखते हैं वहां की रिपोर्ट क्या कहती है। कहते हैं कि बिहार की सियासत यानी देश की सियासत की बात की जाए तो बिहार सियासत का गढ़ है और सत्ता से सियासत तक लगातार समीकरण बदल और बिगड़ रहे हैं। सामने हमारे देख रहे हैं एक अन्य मार्ग है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सियासत पर मंथन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी अपने तरीके से पूरी ताकत लगा रहा है। हालांकि अगर हम इस सारे सियासत की बात करते हैं तो जरा हमारे इस ओर देखिए, राजभवन है और ये राजभवन जब सियासत में कहीं ना कहीं डगमगाता है तो राजभवन की ओर लोग रुख करते हैं और राजभवन बिल्कुल मुख्यमंत्री के आवास के बिल्कुल आपके अपोजिट में हम दिखा रहे हैं, ये राजभवन है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कवायद, ये कवायद हो रही है कि कैसे क्या कुछ मंथन किया जाए, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ी है उसके पीछे क्या कुछ कारण रहा और कारण सभी को पता है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आता है कि चिराग पार्ट 2 मॉडल तैयार किया जा रहा था, उसके बाद आरसीपी सिंह प्रकरण और उसके बाद जिस तरह से जेडीयू अपने कुनबे का विस्तार करना चाहती थी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर, तो वैसे में कई सारे कह सकते हैं कि पेच भी सामने आए। अब दरअसल बात यह है कि जिन 17 सालों तक लगातार जेडीयू और बीजेपी सरकार में रही, वैसे में अब आरजेडी की भी एक कोशिश है कि वो सत्ता से लंबे समय तक जो दूरी रही वो फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी दिली इच्छा है कि तेजस्वी आगे आकर बिहार की राजनीति में एक अपनी मजबूत पकड़ बना लें। अब देखना ये होगा कि इसी एक अन्य मार्ग से सियासत का समीकरण तय हो जाएगा और महज 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार के समीकरण में क्या बनता है और क्या बिगड़ता है। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। बिहार की सियासत पर चर्चा करेंगे। बिहार की सियासत पर चर्चा करने के लिए अभी संजीव राय हमारी रिपोर्ट बता रहे थे, मेरे सहयोगी हैं जो वहां पर मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास के पास और देख रहे थे कि जेडीयू में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शाही जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, खत्म हो गई क्या दोस्ती? कंफर्म करेंगे आप इस बात को? जेडीयू ने गठबंधन को तोड़ दिया है, ये दोस्ती आज खत्म? रक्षाबंधन का जो सूत्र था वो रक्षाबंधन से पहले टूट गया? देखिए जी, ये मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि गठबंधन टूट गया। अभी इसका औपचारिक ऐलान शायद नीतीश जी ने भी नहीं किया है और राजभवन जाने की खबरें आप लोगों के द्वारा मिल रही हैं जी। तो अगर वो राजभवन जाते हैं और समर्थन वापसी का पत्र वहां पर देते हैं कि हम समर्थन वापस करते हैं, तो उसके बाद वो उस पर एक विराम लग जाएगा कि कोई सवाल नहीं। जी, जब आप अगर जी 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 आप बोलिए। लेकिन अगर ये देखा जाए तो काफी तेजी से राजनीतिक घटना चक्र बदल रहा है। नीतीश जी बैठक करने के बाद अगर राज्यपाल से मिलने का मौका मांग रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर से एक ये आज लेवल तो उतर जाएगा कि अपने किसी भी गठबंधन जो सबसे पुराने हैं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे जेडीयू हो।
ये सब लोग अपने से छोड़ कर गए। हमने जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़ा, जनता ने हमको मैंडेट दिया, शिवसेना के साथ मैंडेट दिया। ये सब लोगों ने हमको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और ये आरोप लगना अब बंद हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये काम करे। जी, अब थोड़ी देर का और समय है, देखिए क्या होता है। 4 बजे का शायद समय मांगा गया है, उसके बाद जो औपचारिक ऐलान होगा उसके बाद ही कुछ कहना उचित। अश्विनी जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से इस खबर मिल रही है, इसका मतलब कि आप दोनों के बीच का टेलीफोन कनेक्शन कट हो गया है। ये तो साफ ही है, नहीं तो आप और नीतीश जी में तो बात होती रहती है ना, भारतीय जनता पार्टी में और जेडीयू के नेताओं में। पहली बात। दूसरा सवाल है कि आपने कहा कि ये आरोप खत्म कर देना चाहिए कि भाई बीजेपी जो है अपने सहयोगियों का साथ छोड़ती है। आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आप सोचना चाहेंगे कि क्यों आपका साथ छोड़ रहे हैं लोग? देखिए, अगर सभी घटनाओं पर विजय जी सिलसिलेवार अगर नजर डाली जाए तो इसमें हमारे सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है जी, और वो महत्वाकांक्षा दिख रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की हो या नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी 13 में एक बार साथ छोड़े, फिर 17 में साथ आए, फिर वहां पर उन लोगों की तलखियां बढ़ी, फिर आज जा रहे हैं। जी, तो ये एक महत्वाकांक्षा दिख रही है कि क्या महत्वाकांक्षा है। उद्धव ठाकरे जी वहां पर गए, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की ललक थी, यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री बनने की ललक है या यूपीए का चेयरपर्सन बनने की ललक है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ तो है जिसकी अभी जो है खुशबू आनी बाकी है, जिसमें अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। जी। पीयूष पंत साहब, आप हिंदुस्तान की और बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। अश्विनी जी ने जिस तरह से जिक्र किया है, ये कुछ तो है, क्या है कुछ तो? ये जी, इसमें देखिए, एक जो है कि महत्वाकांक्षा तो अपनी जगह है ही है, राजनीति में होती है महत्वाकांक्षा जी, और वो तो वैसे भी नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो है वो लगातार असहज महसूस कर रहे थे जब से ये सरकार बनी है, और जिस तरह से भाजपा जो है एक लगातार इस कोशिश लगी कि भाजपा ने जो है कि मन मसोस के जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि भाजपा का कोई चेहरा ऐसा था नहीं बिहार में जो 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 जिस चेहरे पे वो चुनाव लड़ सकते और जीत सकते थे। तो नीतीश जी को चुनाव चेहरा बनाना उनकी मजबूरी थी, और वो चुनाव जीत के आए और ज्यादा सीटें लेके आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन लगातार जो है एक बड़े भाई से भी ज्यादा जो है एक व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे लगातार उनको। यहाँ तक कि भाजपा जो अध्यक्ष है संजय जायसवाल जी, वो लगातार आरोप लगाते रहे कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे, कानून व्यवस्था को लेकर जो आरोप लगाते रहे सरकार के ऊपर, और कहीं न कहीं जो ये था कि नीतीश जी जो है लगातार दबाव महसूस कर रहे थे, सहज नहीं महसूस कर रहे थे। तो जो असहज होने की बात थी, और दूसरा उनको लग रहा था कि उनका नाम की बदनामी हो रही है। नीतीश कुमार जो है कि उनके अपने ही जो गठबंधन के लोग हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक छवि एक जो है कि धक्का लग रहा था, उनकी छवि दागदार बन रही थी। और ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार जी के जो पहले कार्यकाल था उसकी तुलना करें तो ये कार्यकाल काफी उनका जो है कि असफल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कानून व्यवस्था भी काफी खराब रही है। उसके अलावा तमाम चीजें, चाहे शराब का मामला ले लीजिए, वहां पे जिस तरह की मौतें हुई वहां पे इलीगल शराब की वजह से, और तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। सीपीएन सिंह के बाद में तो खुद जेडीयू ने आरोप लगा दिया उनके ऊपर कि उन्होंने कितनी जो है कि जमीनें खरीदी हैं, भ्रष्टाचार किया है, उसके आधार पे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो अलहजता जो थी उनको कहीं ना कहीं उनको छोटा करने की कोशिश हो रही थी। दूसरा जो है देखिए, जातिगत जनगणना का आधार एक मुद्दा था जिसपे जो नीतीश कुमार जो है चाहते थे कि वो बात उनकी मानी जाए, और उसको लेके वो बीजेपी में चाहते थे कि इस बात को मान के वो करवाया जाए, लेकिन वहां पे भी उनके बात सुनी नहीं गई। तो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जो था, केंद्रीय सरकार जो है उनको उतनी अहमियत नहीं दे रही थी। वहां राज्य में जो है राज्य सरकार में जो उनके सहयोगी गठबंधन भाजपा थी वो लगातार उनकी आलोचना करने पे लगी हुई थी, और उनके जो मंत्री थे वो जो है कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन अपने हिसाब से ले रहे थे, नीतीश कुमार की उतनी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जो आपने पूछा उसका मुझे लगता है एक उनको लग रहा था कि उनकी छवि बहुत बिगड़ रही है, वो अपना आधार खो रहे हैं। वो देखिए, सीटें तो खोई थी उन्होंने,
विधानसभा चुनाव में सीटें उनकी कम हुई थी, और वो भी भाजपा की वजह से, क्योंकि चिराग पासवान को जिस तरह से उनकी पार्टी को पूरी तरह से उतार दिया चिराग गया पासवान था, पर बात और करते वो- पंत साहब, चिराग पासवान एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका मॉडल की बार बार चर्चा हो रही है, चिराग मॉडल की। इस पर चर्चा करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से वो हैं ग्राउंड जीरो पर। जैसे कि न्यूज इंडिया हमेशा ग्राउंड जीरो पर रहता है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। आसिफ साहब, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वही, सरकार नई, तो मुख्यमंत्री रहना था तो फिर सरकार नई बनाने की क्या जरूरत थी? बहुत सही, बहुत वाजिब सवाल है विजय जी आपका। मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूं और बिल्कुल आपने सही कहा है, न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचता है और पूरी बारीकी से तमाम चीज़ें बताता है, तमाम आवाम को ये बताता है कि आखिर ग्राउंड जीरो पर घटित क्या हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले एक विजुअल दिखाना चाहूँगा, जिस विजुअल से आप, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और तमाम चीज़ों का आप बहुत बेहतर आकलन करेंगे, मैं अपने कैमरामैन अरब को बोलूँगा, अरब एक बार विजुअल दिखाओ जिससे ये समझ में आए कि यहाँ पे राबड़ी निवास के बाहर किस तरीके की चहल पहल शुरू हो गई है और किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अगर मैं ये ना कहूँ तो गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटता जा रहा है, नेताओं का हुजूम जुटता जा रहा है, लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताएं रह के यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे पूरा आक्रोशित कार्यकर्ता भी है जो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है और नीतीश कुमार और तेजस्वी को वापस लाना है। आपने सही कहा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो सरकार नया कैसे। देखिए, सरकार के नए बनने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि हमारे जो सही अतिथि हैं उन्होंने भी बताया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये पटना ग्राउंड रिपोर्ट की बात बताऊं तो ग्राउंड पे सबसे जो बड़ी चहल पहल है और सबसे बड़ी जिस बात को लेकर डिस्कस हो रहा है वो ये कि नीतीश कुमार को बार बार धोखा दिया गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी बार बार उनको फॉर गारंटेड समझ के उनको बेइज्जत करती रही। खास तौर पे 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे नीतीश कुमार तो कम हो जाए, बाकी अपने जो लोग हैं उनकी संख्या बल बढ़ जाए, उनकी संख्या बल में बढ़ोतरी हो जाए, नीतीश कुमार की संख्या बल घट जाए। और इसी के लिए नीतीश कुमार बहुत नाराज नजर आ रहे थे। जिस चिराग मॉडल की बात हो रही है वो चिराग मॉडल वही है। चिराग मॉडल के जरिए ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के कद को छोटा किया, जिस तरह का आरोप ललन सिंह खुद लगा रहे थे। यहाँ मैं आपको बताऊं कि दो ऑप्शन पे अभी भी विचार विमर्श चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार जाएंगे और नीतीश कुमार 4 बजे फागू चौहान से मिलेंगे और इस्तीफा दे देंगे, या फिर 4 बजे वो बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश करेंगे। इन दोनों ही पर मसलों पर अभी संशय की स्थिति है। ए और बी प्लान पे नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जहाँ 10 सर्कुलर रोड पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अड़े मार्ग की दूरी जो है वो 10 कदमों की है और ये 10 कदमों की दूरी को दूर करने में लगभग 2 साल का वक्त लगा है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि क्या नीतीश कुमार जिस उम्मीदों के साथ यहाँ आ रहे हैं वो उम्मीदें उनकी पूरी होंगी, जिस उम्मीदों को लेकर वो आ रहे हैं, जिस बहुत बड़े बड़े प्लान करके आ रहे हैं कि 2022 के बाद 2023 के बाद 24 में वो अपने आप को बड़ा देख रहे हैं, तो क्या ये तमाम एक्सपेक्टेशन उनके फुलफिल होंगे? बीजेपी ने क्या हथियार डाल दिए हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसके जवाब हम ढूंढ रहे हैं और लगातार हमारी कोशिशें हैं कि उनके जवाब आप तक पहुंचा सके, अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। और उसकी कोशिश में ये कि अब जो बैठक चल रही थी, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। सुनील सिंह यहाँ पे MLC हैं और वो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं जी, वो यहाँ पे बाहर खड़े हैं, मैनेज कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। 110 के लगभग विधायक यहाँ मौजूद हैं, उनके तमाम खाने पीने के इंतजाम, और साथ ही 9 बजे सुबह से वो तमाम विधायक मौजूद हैं जो महागठबंधन के विधायक हैं। इसीलिए उनके तमाम तरह के इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं और अभी भी लगातार वो विधायक यहीं बने हुए हैं। जी आसिफ साहब, मैं समझना चाहता हूँ, 2 कहावतें मैंने सुनी, देयर आर टू मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, पहली बात। और दूसरी बात है कि पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब मैं इतना जानता नहीं जितना आप बिहार की राजनीति को समझते हैं। मैं अभी अभी तक मेरी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स की जो डेवलपमेंट से वो याददाश्त मेरे दिमाग से निकली नहीं है। क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है? ये संभावना 1% है, 1% से कम भी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो बिहार के नए और नीतीश कुमार जो है भीष्म पितामह की भूमिका में आए, क्योंकि उनकी नज़र 2024 पर हो, या वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहेंगे। कोई जरा सी भी संभावना आपको लगती है? ये बहुत वाजिब है भैया जी, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत वाजिब है। और देखिए, आपने कहा पितामह की बात, तो आप भी मीडिया के पितामह हैं, आप तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए आपने ये आकलन किया। और ये आकलन बिल्कुल गलत नहीं कह सकता हूं मैं।
अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं के जोश सुना सकता जी। हूँ। वो तमाम कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते जी। हैं। और मैं बहुत जल्दी से बहुत छोटा सा रिएक्शन इन बच्चों से ले लेता हूँ, रिएक्शन लेता हूँ जो आपको भी ठीक लगेगा। भाई साहब, आप लोग यहाँ क्या करने आए? हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। हम जो आप करने हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। अब ये तो बड़े लोग का नेतृत्व जी है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं, देखिए सर, अभी हम लोग मुख्यमंत्री बनाने नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री ना हम लोग के बनाने से हम लोग दर्शक हैं। जी, हम लोग सरकार बनाने आए हैं। देखिए सर, यहाँ पे साफ तौर पे तमाम तरह की उम्मीदें हैं और ये लोग जो कार्यकर्ता है उनके अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन ज़्यादातर ये मान के चलते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और तो तेजस्वी यादव के में नेतृत्व क्षमता है जी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मसले पर भी बातचीत होगी, क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वही अंदर हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जी। क्योंकि माना ये जा रहा था कि बीजेपी चुपचाप कोई ना कोई रणनीति बनाएगी, बीजेपी इनको रोकेगी, बीजेपी तमाम तरह कोशिशें करेंगी, सीबीआई की टीम यहाँ आ गई है, उसको ज़रूरत होगी। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी तमाम चीज़ों को देख रही है कि आगे और क्या किया जा सकता है। मैं एक जानकारी और आपको मुहैया करा दूं जी। कि पहले 12:30 बजे का वक्त दिया गया था राज्यपाल की तरफ से, फिर उसको बदल के 1:30 बजे का वक्त दिया गया, फिर उसको बदल के 4 बजे का वक्त दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या 4 बजे भी मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। 4 बजे भी मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है। आसिफ साहब मुझे बहुत बार याद दिलाते हैं कि कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत कई बार याद दिलाते हैं। अश्वनी साई आसिफ, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। अश्वनी साई साहब, आसिफ कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है बीजेपी। मैं इस सवाल को थोड़ा सा पहले पूछता हूँ, क्या सेटबैक है आपके लिए ये जो कुछ हुआ? तो विजय जी, बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगर कहीं आप सरकार में रहते हैं और आपका सहयोगी छोड़कर चला जाता है तो एक सेटबैक तो लगता ही है, चाहे कोई भी जी। और हमारे पास अकेले में पूर्ण बहुमत नहीं है तो हम अपने आप वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं जी। और कोई हमारे पास दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं जी। लेकिन एक बात ये देखना जरूर बहुत दिलचस्प होगा कि नीतीश जी अभी जो चर्चा कर रहे थे आपके संवाददाता और आपने भी कहा, क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? ये बहुत ही आसान नहीं लग रहा जी। क्योंकि अगर चीज ठीक है, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, उन्होंने एक बयान भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपमानित करती है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिन से क्यों बने हुए थे? कभी आपका खुलकर बैठक में बयान नहीं आया, आपने बैठकों का विरोध किया, बैठक में नहीं है, माननीय महामहिम मुर्मू जी के शपथ ग्रहण नहीं आए, महामहिम रामविलास वो कोविंद साहब के जो है उसमें आप नहीं आए, विदाई समारोह में, नीति आयोग की बैठक में नहीं आते हैं। ये विरोध तो आप जताते हैं मगर अपने सहयोगियों के साथ बैठकर इसमें कुछ रास्ता निकालने की बात नहीं करते हैं और भाजपा को अपमानित करने की बात करते हैं कि भाजपा अपमानित करती है। तो ये कुछ कहना चाहिए नीतीश कुमार जी। क्या ये वाली अश्वनी जी, ये जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं बनती बड़े भाई के तौर पर और केंद्र में सरकार के तौर पर कि भाई साहब आप नहीं आ रहे हैं, किस बात की नाराजगी है, क्या परेशानी है, थोड़ा सा हाल बताइए, थोड़ा सा मिल लेते हैं, चाय पर चर्चा आप तो चुनावों के लिए करते हैं, कम से कम सरकार बचाने के लिए तो कर सकते थे। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी क्या आप ये ऐसा आप खैर मतलब मैं आपके लिए कह रहा हूं, खैर आप तो ये नहीं सोच सकते हैं और ना कह सकते हैं क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनसे कोशिश नहीं किया होगा। इनको छोड़ना होता तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले लेती क्योंकि हम इनके बड़े भाई के भूमिका में थे जी। आज भारतीय जनता पार्टी अंत तक अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इनसे समर्थन वापस नहीं लिया है, यही जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये जाने। तो नीतीश जी को जो है सरकार, हम एनडीए के पुराने सहयोगी थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी का कब से साथ दिया है। देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको रेल मंत्री बनाया तो कितने सांसद थे जनता दल यूनाइटेड के, उसके बाद से भी जब भी देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ रही है जी। अश्वनी जी, इस पर चर्चा, जनक सीटें देती रही। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा और कम सीटें होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया, ये भी फैक्ट है। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। पीयूष पंजी से मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बिहार की सियासत को और वहाँ चल रहे डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो शांति है वो तूफान से पहले की शांति है या कुछ
और पक रहा है। ये खिचड़ी क्या पक रही है, सब पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की सियासत पर और वहाँ तेजी से बदल रहे डेवलपमेंट्स को लेकर। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शाही साहब जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल साहब ग्राउंड जीरो पर पैनी नज़र लगाए हुए हैं। आसिफ साहब के पास जाऊँ उससे पहले पीयूष पंत साहब ये समझाइए, जो अभी बात हो रही थी कि जेडीयू और नीतीश कुमार जी के सांसें थोड़ी सी दबने लगी थी क्योंकि एक छोटी पार्टी के होने के साथ, नेता होने के साथ, जिसकी पार्टी के पास 45 एमएलए हैं और वो 77 के सपोर्ट पर यानी एहसान पर मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो क्या वो फिर ये गलती करेंगे कि 45 पर? अब तो और बड़ी पार्टी है जिसके पास, आरजेडी के पास 79 एमएलए हैं। क्या उनका मुख्यमंत्री बनने का आपको संभावना ज़्यादा दिखती है? देखिए विजय जी, निश्चित रूप से असहज थे वो और दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन हालिया समय में जो है कि लगातार, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जाति आधारित जनगणना की बात नहीं मानी गई उनकी। चिराग पासवान का जो जिस तरह से उनके खिलाफ खेल खेला गया वो ये मानते हैं, और जिस तरह से सीपीएन सिंह का मामला था उसको भी कहीं ना कहीं मोदी जी के करीबी हैं, उनके आधार पे जो है कहीं ना कहीं भाजपा भी जो है एक नाथ शिंदे ताश रही थी बिहार में जो है। तो ये तमाम चीज़ों को लेके जो है वो नाराज थे और उनको लगा था उनका कद छोटा करने की लगातार कोशिश हो रही है। ये बात तथ्य है, लेकिन अब सवाल है नए समीकरण बन रहे हैं। और अगर आपने जो सवाल किया तो ये अहम सवाल है, तो क्या वो दबाव महसूस नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, अभी के अगर हाल में देखिए और आने वाली जो राजनीति और जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर और जो मुद्दे हैं, जिस खासकर जनजाति के जो गणना वाली बात है, उसमें आरजेडी और नीतीश का, जेडीयू का एक ही जो है विचार उसमें रहा है लगातार। तो अभी की जो राजनीति है और भाजपा का विरोध की जो राजनीति है उसको लेके दोनों की एक जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक समझदारी होगी। लेकिन क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे नीतीश कुमार? तो दबाव तो बनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए आज तेजस्वी तो खुद अपने को एक मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आपने देखा भी उनकी बहनों के ट्वीट्स के साफ नजर आ रहा है कि जैसे कि तेजस्वी शायद उन्हीं को गद्दी मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बात आपने कही थी, हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि नीतीश जो है कि गद्दी छोड़ दें और 2024 की जो चुनाव है उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो तैयारी शुरू हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तत्काल ऐसा हो पाएगा, क्योंकि नीतीश के लिए अपनी इमेज को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम वो अगर छोड़ के जाते हैं तो जो लानत उन्हें मिली है अभी जो सरकार चला रहे थे वो भाजपा के साथ, उससे अपनी छवि को वो एक बेहतर बनाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें नीतीश सीएम बनेंगे और तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि फिर वो जो है नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं जो है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है, और एक ये का जो गठबंधन है, अगर ये गठबंधन उसकी भी तैयारी करता है तो निश्चित रूप से देखिए जाति आधारित गणना बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो उसको लेके जो है कि मोबिलाइज किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। जी, तो भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। आसिफ साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, एक बात समझना चाहता हूं, जो पंत साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है महाराष्ट्र की तरह से एकनाथ शिंदे को ढूंढ रही थी, तो बिहार की राजनीति में एकनाथ शिंदे ढूंढना बीजेपी के लिए मुश्किल हुआ, या एकनाथ शिंदे जो ढूंढा वो स्लिप हो गया? बिहार में बारिश में बाढ़ आती है तो स्लिप बहुत होती है सड़कें, तो वहाँ फिसल गए क्या एकनाथ शिंदे बिहार के? बिल्कुल आपने सही कहा जी, बिल्कुल फिसल गए। क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे, अगर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की बात करें और बिहार के एकनाथ शिंदे की बात करें, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ के एकनाथ शिंदे जो थे वो ऑटो चलाकर वहाँ तक की दूरी तय की थी उन्होंने, लेकिन यहाँ के जो एकनाथ शिंदे थे वो सीधे आईएएस थे और आईएएस लॉबी से होते हुए उन्होंने लॉबिंग की काम की, लॉबिस्ट होते हुए वो कभी जनमानस के लीडर नहीं रहे, न ही उन्होंने कभी कोई चुनाव लड़ा है वो। और उनको पार्टी ने, या ये कह लें कि नीतीश कुमार ने बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया। उन्होंने छोटी सी चीज़ों के लिए कुछ बड़ी कुर्बानी देनी थी उनको, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक बड़े मोहरे के तौर पे काम आए। क्योंकि ये बात जेडीयू कह रही है, जेडीयू ने कहा कि आरसीपी सिंह जो बिहार के एकनाथ शिंदे होने जा रहे थे, जो साफ तौर पे ये बात खुद जेडीयू कहती है। आसिफ, एक बार आता हूँ मैं, एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक आज शाम 5 बजे होने वाली है। उसमें पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और पार्टी मौजूदा राजनीतिक हालात पर
चर्चा करेगी ये शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी की। ये पहली एक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी चुप थी। अश्वनी जी भी कह रहे थे कि अभी कुछ हुआ नहीं है। अश्वनी जी के पास भी जाऊंगा। पीयूष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पीयूष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहराई से समझते हैं। पीयूष, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अश्वनी शाही जी ने भी माना कि एक सेटबैक था। कहाँ पर मिस हो गया? आप तो बहुत सारे नाम बताते रहते मुझे कि बहुत सारे चाणक्य हैं पार्टी में। ये चाणक्य जो सारे थे वो कहीं अलग बैठे हुए थे और कुछ और हो गया। ये वजीरों की जमात में प्यादे अगर जीतने लगेंगे तो ये शतरंज कैसे चलेगी? कि सारे चाणक्य बिल्कुल विजय जी, आपने जो बात कही, और लगातार अगर जो चाणक्य थे वो निश्चित तौर पर फेल हुए हैं और बिहार को लेकर हमेशा से असमंजस जैसी स्थितियां बनी रहीं। आरसीपी सिंह का जिस तरह से जाना और उसके बाद उनका चूंकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा, मंत्रिमंडल से बाहर हो गए मोदी के, और उसके बाद जो घटनाक्रम बिहार में हुआ, इस वक्त सुबह से मैं गिरिराज सिंह के आवास के बाहर खड़ा हूं। अंदर की स्थितियां ये हैं कि वो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का कुछ बोलने को नहीं तैयार है, कुछ बात नहीं करने को तैयार है, क्योंकि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। हालांकि अब यह बात आई है कि कोर ग्रुप की बैठक वो 5 बजे पटना में आहूत हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो पटना के लिए यहां से रवाना हो रहे हैं। 3:30 बजे की इंडिगो की फ्लाइट है और वहां जाकर वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होगी। चूंकि अब नीतीश कुमार ने समय मांग लिया है राज्यपाल से मिलने का, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तो जाहिर सी बात है अब सरकार का पतन होगा, नई सरकार का गठन होगा, तो क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो तमाम ये बातें हैं जिन बातों पर अब मंथन होगा। जी, अश्वनी साई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार का बयान आया जेडीयू की बैठक में से कि बीजेपी ने हमें कमजोर किया है, और जो पीयूष जिसका जिक्र कर रहे थे आरसीपी सिंह साहब का, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि आरसीपी सिंह के माध्यम से, रास्ते से बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की। अश्वनी जी, आपकी टिप्पणी क्या है? मैं इस पर कुछ सवाल नहीं करना चाहता। जी विजय जी, देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को पीछे चलना होगा। कई बहाने आदमी देता ही है। 2013 का एक वाकया आपको तो एकदम कंठस्थ होगा। 2013 में माननीय मोदी जी को जब आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस समय ये एनडीए के घटक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मामले में ये टांग अड़ा रहे थे कि मोदी जी को आगे बढ़ाना इनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है। फिर जब जून 2013 में माननीय मोदी जी को प्रचार समिति अभियान का अध्यक्ष बनाया गया, उस समय इनको बुरा लग गया और वो बहाना बनाकर ये दूरी बना ली है भारतीय जनता पार्टी से। जी। तो ये उस समय का बहाना वो था, और आज अपमानित करने की बात थी। उस समय कौन सा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को आगे बढ़ा रही है, एक हमारे अंदर जो पीएम मटेरियल थे उस समय, मोदी जी पूरा देश चाहता था, किस तरीके से 2014 में मोदी जी की धूम मची हुई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने विरोध किया, तो वो भी एक मुद्दा था। उस समय तो कोई अपमानित नहीं किया गया था इनको। जी, एक मुद्दा खोजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी अपने सहयोगी को अपमानित करने का काम नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा, चाहे उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी सरकार वहां पर चुनाव लड़ी, हम लोग चुनाव लड़े, जनता ने मैंडेट दिया गठबंधन को, यहाँ पर हमको गठबंधन को मैंडेट दिया, इनको 44-45 सीट आपने कई बार कहा, और हमको ज्यादा सीट आई, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, सम्मान दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने, मैंने कहा रेल मंत्री जब बनाया कितने सांसद थे, सम्मान दिया। उसके बावजूद दोबारा जब मंत्री बनाया गया तो सम्मान दिया गया, तो हमेशा सम्मान दिया गया। लेकिन ये वहां गए जो तेजस्वी यादव इनको पानी पी पी कर गाली अभी कुछ दिन पहले तक दे रहे थे, और क्या क्या आरोप लगाए वो यहाँ चर्चा का अभी विषय नहीं है। तो वहां पर अगर सम्मान मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाया जा रहा है कि अपमानित करती है, तो कुछ तो कह के अलग होना है। कोई ठोस मुद्दा तो है नहीं। चीजें कुछ और है, जो मैंने कहा कि कुछ तो बात है, वो अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में खुल जाएंगी चीजें। कुछ आज जिक्र कर दीजिए आप, आपके पास तो सब बातें रहती है। विजय जी, अपने आप चीजें आ जाएंगी, और आप लोगों से कोई चीज छुपती नहीं है। लाख कोई छुपाना चाहे तो मीडिया से कुछ छुपा नहीं सकता है। वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए किस मुद्रा में है। हम तो शांति से बैठे देख रहे हैं, हमको भी अपनी कुछ योजना बनानी है। शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ और डिसीजन होंगे, देखा जाएगा क्या होगा। अश्वनी जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि अपमानित होना होता अगर, तो 2013 की जो बात आप जिक्र कर रहे हैं कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी के नाम को छोड़ा था जिस मसले पर,
नीतीश कुमार जी ने एनडीए को, तो वो तो 2002 में छोड़ सकते थे जब रेल मंत्री थे, जिसका आपने जिक्र किया, ठीक है, लेकिन तब नहीं छोड़ा। और अपमानित ही अगर होना था तो फिर 2015 के चुनाव में जो आपने सम्मान किया था एनडीए के माध्यम से, डीएनए जो पूछा था नीतीश कुमार का, तो फिर भी उसके बाद 2017 में आपके साथ सरकार उन्होंने बना ली, तो अपमान की बात नहीं है। और फिर आपने 2020 में भी एहसान किया उन पर कि 45 सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया, तो ये एहसान को भी उन्होंने नहीं माना। क्या आप सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती की? देखिए, गठबंधन में कोई एहसान, विजय जी, मैं नहीं मानता कि गठबंधन में एहसान होता है। गठबंधन में एक अच्छा, वो मेरी जुबान ऐसी है, आपने थोड़ा सा ऐसे समझाया कि भाई बड़ी पार्टी होने के बावजूद छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, ये कोई एहसान की बात नहीं थी विजय जी, और ये एक आपस की समझदारी थी, अंडरस्टैंडिंग बनाई गई। नहीं, क्योंकि मैंने इसको, अश्विनी जी, मैंने इसको इसलिए ऐसे समझा क्योंकि यही शर्त महाराष्ट्र में भी थी, लेकिन आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया था मुख्यमंत्री, या शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। तब आपने कहा कि छोटी पार्टी वालों को थोड़ी बनाते हैं, पार्टी डेमोक्रेसी में तो नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मुझे लगा कि एहसान ही किया होगा आपने। नहीं विजय जी, वहां का मामला दूसरा था, यहाँ का मामला दूसरा है। और नीतीश जी का एक बार बयान भी आया था कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था और भारतीय जनता पार्टी ने हमसे आग्रह किया तो मैं बन गया। ये तो नीतीश जी का ही बयान आया था, कोई ऐसी चीज तो भारतीय जनता पार्टी इनको बनाना चाहती थी, कोई एहसान की बात नहीं थी जी। ये नीतीश जी का ही बयान मैं आप दोहरा रहा हूँ। तो ये चीजें हर प्रदेश में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वहां पर कुछ दूसरी परिस्थिति थी, वहां पर कुछ दूसरी सौदेबाजी वो कर रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। अश्विनी जी, एक चीज समझाइए, ये हमारे प्रोड्यूसर जो है बार बार चिराग पासवान की तस्वीर दिखा रहे हैं, चिराग पासवान का क्या रोल है इस पूरे घटनाक्रम में? ये बार बार मुझे समझ नहीं आया, क्या है क्या? अब ये चिराग पासवान की फोटो दिखा रहे हैं तो प्रोड्यूसर देखिए दिखाएंगे। चिराग पासवान जी खुद जो है अपनी पार्टी से किनारे हैं बेचारे, उनका क्या, वो माननीय सांसद हैं एक, लेकिन उनका क्या रोल है इसमें? वो तो तेजस्वी जी के साथ खुलकर साथ में थे, वो उनके साथ आ रहे थे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस नीतीश जी का खिलाफत करके वो वहां पर आए हैं, अब चिराग पासवान जी कैसे उनको उनके साथ एडजस्ट करते हैं, क्या होता है, ये तो देखने वाली बात जी। आशिफ साहब, मैं पंत साहब के पास जाऊं, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आप चिराग पासवान को और बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। अश्विनी जी ने कहा कि अब चिराग, मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर सब विद्वान लोग हैं जो बैठे हुए एडिटर, वो बार बार फोटो दिखा रहे थे, इसलिए मैंने अश्विनी जी से पूछा। आप मुझे समझाइए, ये चिराग मॉडल, चिराग पासवान की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? ये मुझे लगता है कि आशिफ साहब के कहने पे ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो क्या है चिराग मॉडल और चिराग की क्या प्रॉब्लम है? देखिए बिल्कुल सर, चिराग पासवान की दिक्कत नहीं है, बल्कि जेडीयू को चिराग पासवान से इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है। ये बात अश्विनी जी कहना चाह रहे थे लेकिन वो कह नहीं पाए, क्योंकि अश्विनी जी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर चिराग को अपनाएं या चिराग को दूर भगाएं, क्योंकि साफ तौर पे है कि चिराग के भरोसे इन्होंने नीतीश कुमार की स्थिति को नापी है। चिराग पासवान की स्थिति की वजह से, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की वजह से, चिराग पासवान के एक्टिव चुनाव लड़ने की वजह से जेडीयू की सीटें कम आई हैं, ये तयशुदा है। क्योंकि चिराग पासवान ने जो चुनाव लड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़ा था, न कि बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ जो 5 जगहों में वो लड़े, उन 5 जगहों में कम से कम 3 जगहों पे उन्हें जीत मिली, खास तौर पे बीजेपी हारी 3 जगहों पे। तो मतलब ये बात साफ तौर पे था कि चिराग पासवान की हैसियत उस समय ये बीजेपी को भी मालूम था और उसी लिए बीजेपी ने उनको, चिराग पासवान को साधा। जहाँ दूसरी तरफ एक बात कर रहे थे कि चिराग पासवान का स्थिति क्या है, तो देखिए मैं आपको बताऊँ विजय जी कि चिराग पासवान इस वक्त बहुत अच्छे मूड में और बहुत अच्छे तरीके से अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे है कि बीजेपी के पास अभी भी तमाम चीज़ों के बाद जब वो अलग होगी तो बीजेपी की तरफ अभी कोई वैसा वोकल लीडर नहीं है जो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को अटैक कर सके, और चिराग पासवान ने 2 साल से ये भूमिका निभाई है। आप 2020 के नतीजों के बाद अगर आप देख लें कि नीतीश कुमार के मुखालफत में अगर सबसे बड़ी और कड़ी आवाज़ नज़र आई तो चिराग पासवान ने निभाई है, चाहे बिहार यात्रा के जरिए हो, चाहे किसी भी मसले पर हो। कल भी जब ललन सिंह ने यह बात खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरसीपी सिंह के जरिए दूसरा चिराग मॉडल लाना चाह रहे थे लोग, तो इसलिए हमने उस चिराग मॉडल को डिफ्यूज कर दिया। दूसरी तरफ एक तरफ बात हो रही थी कि नीतीश कुमार पहले क्यों नहीं नाराज हो गए, आज क्यों नाराज हुए, तो मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार इसलिए इस बार नाराज हैं क्योंकि बीजेपी ने इस बार बेलो द बेल्ट हमला किया है। पहली बार देखिए, किसी भी लीडर, आप खुद जानते हैं, किसी भी लीडर के व्यक्तिगत अगर आप हमले कर रहे हैं
तो ये सबसे निचले स्तर का हमला होता है। आप उसके राजनीतिक करियर को लेकर आप कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से सभी बचते हैं। और इस बार दो चीजें हुई हैं, मैं आपको दोनों घटनाक्रम जोड़ रहा हूं, बहुत बड़ी है। नीतीश कुमार कैसे आए उसकी पटकथा तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका सोनिया गांधी की रही है विजय जी। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार से बात की। लालू यादव दिल्ली में है, लालू यादव की 2 बार मुलाकात हो चुकी है सोनिया गांधी से, मैं आपको तस्दीक कर दूं इस बात की। और लालू को और नीतीश को दोनों को मनाया है सोनिया गांधी ने। आप सोचिए जरा कि तमाम चीजों के बाद एक बार भी किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि ये इनके खिलाफ हूं मैं और ये उनके खिलाफ हूं। वरना आप याद कीजिए कि जब छोड़ना था आरजेडी को तो नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम लीडर जो हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे। यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने खुद से इन तमाम चीजों को देखा है, क्योंकि पहली बार सोनिया गांधी पर भी पार्लियामेंट के अंदर व्यक्तिगत टिप्पणी हुई है। देखिए, मैं एक जहां तक मेरी समझ है और जो मैं देख रहा हूं, जो यहां समझ रहा हूं, जो लगातार ग्राउंड पे वर्क कर रहा हूं, कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से शुरू से लेकर आज तक सभी बचना चाहते हैं। याद कीजिए कि एक मणिशंकर अय्यर ने गलती से प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऐसे अपशब्द का यूज किया था जो मणिशंकर अय्यर के लिए सबसे भारी पड़ा था। ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर भी जिस तरीके से नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और आरसीपी सिंह मिलकर जो मंत्रणा कर रहे थे, उसका कहीं ना कहीं से ऑडियो नीतीश कुमार के पास पहुंचा है, जिससे नीतीश कुमार काफी खफा हैं, नाराज हैं। उन्होंने 2020 के बाद चिराग से दूरियां बनाई थी। 2 साल के बाद चिराग को भी एनडीए की बैठक में बुलाया गया, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को बेइज्जत करने के लिए। ये नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चीख चीख के कह रहे हैं कि आप साथ रह के भी गला काट रहे हैं। और एनडीए में सबसे बड़ी बात है कि इकलौते नीतीश कुमार हैं जो अभी तक बच गए हैं, वरना बीजेपी में जो साथ रहा वो इस तर्ज पर रहा कि तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से अदावत। जो साथ रहा वो कटता गया, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आईएनएलडी हो। बीजेपी ने जिसको साथ रखा उसको 2 भाग किया। जेडीयू में भी वही तैयारी थी, इसीलिए ललन सिंह कह रहे थे कि हमने सेकंड चिराग मॉडल डिफ्यूज कर दिया। जी पंत साहब, जो बात आसिफ साहब कह रहे हैं वो दोनों ही बातें मेरे को अनुभव नहीं है, न राजनीति की न मोहब्बत की, कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से अदावत, क्या मायने होता है इसका? देखिए, ये मौके मौके की बात है। और जब आपको लगता है कि आपको सूट करता है तो आप मोहब्बत करने लगते हैं। और जब आपको लगता है कि जो है कि नहीं साहब, अब तो मोहब्बत जो है कि वो कुछ ज्यादा कड़वापन आ गया है उसमें और वो पचाई नहीं जा रही है, तो आप फिर जो है कि एक कटुता पैदा कर देते हैं और एक दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं आप। देखिए, राजनीति है, यहाँ ये होता है। हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं यहाँ पे। राजनीति में वैसे भी कहते हैं कि कोई परमानेंट एनिमी होता नहीं है, ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है। तो और इसी तरह से जो नेता है, आप उससे आदर्श नेता मत दिए। नीतीश कुमार तो बिल्कुल ही वो उस पे खरे उतरते ही नहीं है। वो मौके को तलाशते हैं और मौके के हिसाब से अपनी छवि, जब भी उनके छवि दागी होने लगती है, उनको लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। तो पहले भी उन्होंने आरजेडी के साथ जब सरकार बनाई थी तो वो जो है कि तमाम जो है कि जो तेजस्वी यादव के व्यवहार को लेके, उनके स्टेटमेंट को लेके कहीं ना कहीं उन्होंने, उनकी छवि खराब हो रही थी, तो वो वहां से उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया और उस भाजपा से हाथ मिला लिया, जिस भाजपा की भी वो बुराई करते रहे थे लगातार। और मोदी जी के खिलाफ भी उन्होंने जो है कि काफी कुछ बातें कही थी। तो देखिए, आदर्श तो ढूंढना बहुत मुश्किल आज की राजनीति में। तो नीतीश कुमार जो है कि भी उस आदर्श पे कहीं नहीं खरे उतरते हैं। वो अपने अपॉर्चुनिस्ट हैं वो। और जहाँ भी देखिए, रामविलास पासवान तो मौसम ज्ञानी थे, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत जो है कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के अपॉर्चुनिज्म पर और सही मौके की चाल चलते हैं। जी, नीतीश कुमार के अपॉर्चुनिज्म पर अश्विनी जी से पूछूंगा, लेकिन मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आसिफ साहब ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। आसिफ साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का साइज कट करने में, कट टू साइज करने में चिराग पासवान ने भूमिका निभाई। उन्होंने विधानसभा में उनकी सीटें कम करवा दी, चुनाव हरवा दिया, सब कर दिया। आसिफ साहब गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। जिस आदमी ने इतनी मदद की उसका साइज तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कट कर दिया, चिराग पासवान की पार्टी को ही खत्म कर दिया। ये क्या है? कुछ सही बात है या कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन है?
देखिए, कई बातें तो सही हैं और कई बातें पर्दे के पीछे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से जेडीयू के साथ वो आई थी और जो उसका उद्देश्य था, शायद वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, और ये सबसे बड़ी वजह रही कि आज जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों में अलगा बिलगी होने की स्थिति है। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उसके बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आज जेडीयू की बैठक में उन्होंने जिस तरह से बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने, कमज़ोर करने की कोशिश की, तो साफ जाहिर है कि 1-2 दिन में ये चीज़ें नहीं हुई हैं और ये लंबे वक्त से रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो उसके सहयोगी दल थे बिहार में, उनके तमाम उद्देश्य रहे होंगे, लेकिन अब तस्वीर तो यही है कि अब जेडीयू ने राहें अलग करने की ठान ली है। जी अश्वनी जी, जो पीयूष जी कह रहे थे, पीयूष पंत जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ना कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और आसिफ साहब जिस तरह से चिराग पासवान की भूमिका बता रहे थे, क्या इस बात की संभावना है कि फिर से आपकी दोस्ती जो है चिराग पासवान से बढ़ जाए और चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण भूमिका में आए बीजेपी और एलजेपी के साथ? देखिए, राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। असीम संभावनाएं होती हैं, हर तरफ होती हैं, और सच्चाई है कि किसी से दोस्ती परमानेंट नहीं होती है, दुश्मनी भी परमानेंट नहीं होती है। उसका उदाहरण देखिए, नीतीश जी ने राजद के साथ जाकर, क्या कहते हैं, लालू जी की पार्टी के साथ जाकर और भाजपा के साथ जाकर दोनों को छोड़ा, दोनों का साथ पकड़ा। कहीं देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ होती है। महाराष्ट्र का जिक्र करना भी होगा कि विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों के साथ शिवसेना ने गठबंधन किया। तो ये संभावनाएं तो अपार होती हैं राजनीति में। अब कल क्या होगा इस पर कहना आज बहुत जल्दी होगा। अब अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमको भी सहयोगी की जरूरत है और चिराग जी को भी एक बड़े उसके पार्टी की जरूरत होगी, एक संगठन की। लेकिन आज जो अभी पीयूष जी ने कहा कि नीतीश जी अपॉर्चुनिस्ट हैं, जी, ये शब्द जो है वाकई इस इतनी बार 8 बार, अगर अगली बार मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर फिर से बनते तो 8 बार हो जाएंगे, 7 बार बने और कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार वो नहीं बना पाए। किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाए और हमेशा वो मुख्यमंत्री बनने की तरफ रहे। तो हो सकता है कि एक मौसम वैज्ञानिक अगर चले गए तो दूसरे अपॉर्चुनिस्ट वहां उनके साथ छोड़ गए। जबकि व्यक्तिगत रूप से मैं नीतीश जी को बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ मानता हूं। जी, उन्होंने भी बिहार की नब्ज भांप ली और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इतने दिन तक बने रहे, जी, चाहे वो किसकी पार्टी के सहयोग से है। अश्विनी जी, एक बात और समझा, एक बात और समझा दीजिए। वैसे आसिफ साहब जो बात कहते हैं वो ठीक ही बात होती है, मैं उस पर उन पर भरोसा करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये चिराग जी की जो कहानी है वो ठीक है क्या, कि आपने उनको यूज किया जेडीयू के विधायक कम करवाने में, हरवाने में, ये सब क्या है चिराग मॉडल? अभी देखिए, आसिफ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों को उन्होंने हराया था, तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जी, ये तो वही खारिज कर दिया उन्होंने। 3 प्रत्याशियों को हराने की बात अभी आसिफ जी ने कहा है। उनकी सीटें अगर हुई हो, देखिए, हाँ, ये जरूर मैं मानूंगा कि एक नेता होने के नाते वो लोजपा के अध्यक्ष थे, नौजवान थे, उन्होंने एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया और उस समय उनके टारगेट नीतीश जी थे। जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनका साथ नहीं दिया। जी, तो एग्रेशन, अब उनका क्या अदावत थी उनकी वो जाने। आसिफ जी, ये चुनाव प्रचार का एग्रेशन था। अश्विनी जी, आसिफ जी मुझे ये समझा रहे हैं कि आपने चिराग पासवान को यूज किया। नहीं, ऐसा देखिए, राजनीति में आजकल कोई किसी को यूज नहीं करता है और कोई यूज होने के लिए आता नहीं है। जी, हर जगह सबकी संभावनाएं होती हैं, संभावनाओं की तलाश में हर व्यक्ति होता है और संभावनाएं, असीम संभावनाएं हर जगह बनी होती है राजनीति में। इसको कोई नकार भी नहीं सकता विजय जी। अब आसिफ जी जो है वहां पर बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ इनको जो है किसी ने कहा हो, तो मैं नहीं कर सकता। आसिफ के पास जाना चाहता हूं। आसिफ साहब के पास वहां पर ग्राउंड पर काफी हलचल दिखाई दे रही है पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ से, और ये सरगर्मियां जो है, वहां की जो गर्माहट है वो कुछ अलग महसूस करा रही है क्या आसिफ साहब? और एक चीज और बता दीजिए, आप कुछ बोले उससे पहले कि अश्वनी जी ने कहा कि 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यदि आज वो इस्तीफा देकर फिर से बनेंगे तो 8वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और कभी उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो बिहार की ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जरूरी है? बोलते हैं लोग, और ये तय कर दिया था कि बिहार में का बात तो नीतीश कुमार बात, और इसलिए कि सरकार किसी की बनी
लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये साफ तौर पे इन्होंने जाहिर किया है कि वो बिहार की ज़रूरत हो गए हैं, बिहार को बहुत बेहतर तरीके से नब्ज से जानते हैं। लालू यादव भी 15 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि लालू यादव के बाद अगर बिहार को कोई समझने वाला नेता है तो वो नीतीश कुमार है। ये बात तय हो गया। आप सोचिए ज़रा कि अगर नीतीश कुमार पर ये गाथा लिखी जाएगी तो सर ये भी लिखा जाएगा कि नीतीश कुमार ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के साथ भी सत्ता में रहे हैं और बीजेपी के साथ भी सत्ता में रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार की एबिलिटी है, नीतीश कुमार की कैपेबिलिटी है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे थे वो तेज प्रताप यादव, वो 2 मिनट के लिए बाहर आए, उन्होंने हैंडशेक किया और फिर अंदर चले गए। जहां तक साफ है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ उल्टी गिनतियां हैं, तय हो रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगले कदम क्या उठा रहे हैं। 4 बजे का वक्त तय है और माना ये जा रहा है कि वो अड़े मार्ग से पैदल तमाम विधायकों के साथ वो राज्यपाल निवास जाएंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका भी, अश्वनी जी, पीयूष जी और पीयूष पंत साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी बात हुई राजनीति के संभावनाओं की और संभावनाओं के खेल की, और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए, वहाँ हमने खेलों में नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन आसिफ ने बताया कि राजनीति में भी रिकॉर्ड बनते हैं। लालू के बाद नीतीश कुमार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगला रिकॉर्ड क्या बनाएंगे नीतीश कुमार, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।